दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 905 नंबर सब्जेक्ट कोड के एमसीक्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के एमसीक्यू को, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सारे एमसीक्यू को तैयार करिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है इंग्लिश इज़ आवर डैश लैंग्वेज। तो इंग्लिश अपनी कैसी लैंग्वेज है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लिश जो है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह पे जो है आपका ये भाषा यूज़ होती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, विच मेथड इज नॉट मीन्ड टू इम्प्रूव स्पेलिंग। अगर आपको स्पेलिंग इम्प्रूव करना है तो इसमें से कौन सा मेथड जो है वो काम नहीं आएगा, वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है ये आपकी स्पेलिंग को इम्प्रूव नहीं करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आवर स्कूल्स। तो हमारे स्कूल्स के सबसे ज़्यादा जो कॉमन समस्या है वो कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, यानी कि क्लासरूम में छात्रों की अधिक संख्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग प्रोज। तो हमारा जो प्रोज पढ़ाना है उसका स्पेसिफिक एम कौन सा नहीं है? जो प्रोज पढ़ाते हैं हम उसका स्पेसिफिक एम नहीं है। नोट बोला है तो ये ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, नोट को ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिक एम नहीं होता है प्रोज पढ़ाने का, वो होता है यानी कविता पढ़ाने का टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, प्रोज पढ़ाने का जो होता है वो टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मेन लक्ष्य नहीं होता इसका। स्पेलिंग इज कॉट रेदर देन टॉट, हु सेड दिस। यानी कि ये स्टेटमेंट स्पेलिंग इज कॉट रेदर देन टॉट, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट दिया था W.S. थॉम्सन ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो लेटर्स रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। जब हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो लेटर्स लिखते हैं उसको जो है अनऑफिशियल लेटर यानी कि पर्सनल लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ए स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। यानी कि खुद की जो स्टोरी है वो खुद इंसान लिखता है अपने ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटो बायोग्राफी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड। माय फादर्स वाइफ इज माय डैश। तो आपके पिताजी की पत्नी आपकी क्या लगेगी? मदर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पुट इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे जो है वर्ड्स को सेम क्लास में आपको रखना है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंगो है, गुआवा है, ये दोनों फल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैंगो एंड गुआवा, मैंगोज। अब इसको लिख देते हैं एंड गुआवास। ठीक है, दूसरा जो है आप देखेंगे ड्रिंक है और ईट है, खाना पीना। तो ड्रिंक एंड ईट हो जाएगा आपके एक साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे आप, हमने मैंगो कर लिया, ड्रिंक कर लिया, ईट कर लिया, गुआवा कर लिया। टेबल एंड चेयर्स एक साथ हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे टेबल एंड चेयर्स। इसके बाद आपका टेबल भी खत्म हो गया, चेयर्स भी खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास? ब्रदर एंड सिस्टर। तो सिस्टर एंड ब्रदर लिख दीजिए, ब्रदर एंड सिस्टर लीजिए। ठीक है, तो ये पेयर हो गए। तो आपका पहले का मैंगो एंड गुआवा हो गया, दूसरे में ड्रिंक एंड ईट हो गया, तीसरे में टेबल एंड चेयर्स हो गए, चौथे में आपका ब्रदर एंड सिस्टर हो गया। तो ये आपको मैच करने थे सेम क्लास में, यानी कि एक जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। इनमें से किस देश की इंग्लिश भाषा जो है पहली लैंग्वेज या प्रथम भाषा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया।
ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर। तो डिप्थोंग्स जो है इंग्लिश में कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हु सेड रीडिंग मेक्थ ए फुल मैन। तो किसने कहा है कि रीडिंग जो है एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करती है या पूर्ण व्यक्ति बनाती है। तो इसको कहा था फ्रांसिस बेकन ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो साउंड सेम करते हैं बोलने में और स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आप, मैं अब समझा दूं आपको, तो स्पेलिंग जैसे कि एक बैट है, ये बैट जो है और एक और फिर बैट लिखता हूँ, ये भी स्पेलिंग सही है। अब देखिए इसमें साउंड बोलेंगे तो ये भी बैट है, ये भी बैट है, ठीक है। और सेम, तो साउंड तो सेम कर दिया इसने, स्पेलिंग भी सेम है। तो बैट की स्पेलिंग BAT है, इधर भी बैट की स्पेलिंग BAT है, लेकिन एक बैट होता है जो क्रिकेट में यूज़ होता है और एक जो बैट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चमगादड़, ठीक है। तो अभी देखो स्पेलिंग दोनों के सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग निकल रही है। तो यहीं पे बोला है डिफरेंट मीनिंग्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर। तो 3 डिग्रियां जो एडजेक्टिव की होती है वो 3 होती हैं, जिनका नाम है एक पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। ये 3 तरह की ही डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नो ए न्यू लैंग्वेज इट इज़ अर्जेंट दैट द लर्नर्स नो। यानी कि अगर एक नई भाषा सीखनी है तो जो सीखने वाला है वो कैसे सीखेगा, तो वो सोशली सीखेगा, सामाजिक रूप से सीखेगा, तो सोशली सीखेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी राइट द स्पोकन वर्ड्स द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स दिस स्टेटमेंट गिवन बाई। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, जो हम बोल रहे हैं वो लिखते हैं, और द रिटन और प्रिंटेड, जो हम लिख रहे हैं या जो प्रिंट कर रहे हैं वो वर्ड्स क्या है, नथिंग ए सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड्स, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसका सिंबल है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये H.G. फ्रेंच ने दिया था। तो यहाँ पे आपका H.G. फ्रेंच जो है ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया अमंग द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज राइटिंग केम एट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारी जो 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज की, इस 4 स्किल्स में लैंग्वेज के में जो राइटिंग स्किल है ये कौन से नंबर पे आती है। तो राइटिंग जो है ये 4th प्लेस पे आती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या आती है, इस पे आती है स्पीकिंग, ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इस पे आती है स्पीकिंग, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सेकंड पे आती है लिसनिंग, जो पहले आती है बोलना फिर आता है सुनना, ठीक है। और थर्ड प्लेस पे क्या आएगी, ये तो फोर्थ प्लेस पे तो राइटिंग है, और थर्ड प्लेस पे क्या आती होगी, तो वो आती है रीडिंग। तो पहले हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिख सॉरी, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ प्लेस पे आती है राइटिंग, ठीक है। तो मैंने चारों बता दिए इसमें, इसको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे स्पीकिंग यानी बोलना, दूसरे नंबर पे सुनना, तीसरे नंबर पे पढ़ना और चौथे नंबर पे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो ऑर्गन ऑफ स्पीच में काउंट नहीं होता, यानी कि हमारे बोलने में काम नहीं आता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बोलने के काम नहीं आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस काम आता है, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम जब बोलते हैं तो हमारे साथ सांस निकलती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, वो हमारा खाने का काम आता है, खाना पचाने का काम आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद जो है द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर, अभी अभी हमने ऊपर देखा था वहाँ पे ऑप्शन 8 था, इसलिए हमने 8 ही होते हैं एक्चुअल में, तो हमारे को 8 ही टिक करना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 8 नहीं 9 दे दे तो 9 को टिक कर दोगे, 9 भी आपका सही हो जाएगा। MP का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अपने ऑप्शंस में चेंज करता रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किंग अशोका डैश फॉर ए जर्नी।
तो यहाँ पे अशोका फॉर ए जर्नी में देखेगा सेट आउट। सेट आउट मतलब किंग अशोका जो है एक जर्नी के लिए जो निकल गए, तो सेट आउट। देयर आर डैश वर्ड्स ऑन द ट्री, तो देयर आर मेनी वर्ड्स ऑन द ट्री, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर केम डैश द क्लास, तो इन टू द क्लास, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। द सेकंड लैंग्वेज जिसको L2 बोलते हैं इज, तो वो क्या होता है, पढ़ाया जाता है, टॉट किया जाता है, ठीक है। तो टॉट इज द सही आंसर, पढ़ाया जाता है, कॉट नहीं किया जाता, पकड़ा नहीं जाता है, लाया नहीं जाता है, खरीदा नहीं जाता, पढ़ाया जाता है, तो टॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग इज ए डैश स्किल, तो स्पीकिंग जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यानी कि ये प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको प्रोडक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल बोलते हैं। इसके दोनों नाम है, ध्यान रखिएगा। यानी कि मैं कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको, या फिर मैं आपके सामने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो स्पीकिंग क्या है, ये प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल में आपका क्या आता है, श्रवण कौशल, यानी कि सुनना, लिसनिंग जो है रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल में आपका क्या आता है, लिसनिंग आता है, सुनना आता है। कंप्लीट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग, तो टीचिंग रीडिंग के स्टेजेस होते हैं, एक पहला होता है प्री रीडिंग, दूसरा होता है वाइल रीडिंग, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट रीडिंग, ठीक है। प्री रीडिंग पहला होगा, दूसरा होता है वाइल रीडिंग, और तीसरा जो होता है वो होता है पोस्ट रीडिंग। द बायोग्राफिकल स्केच गिव्स ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए, बायोग्राफिकल अभी अभी हमने पढ़ा था, बायोग्राफिकल क्या होता है, पर्सनल लाइफ की स्टोरी होती है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। डैश इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग और रिसीविंग द एक्शन, यानी कि वो कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है वॉइस, वॉइस बोलते हैं, वॉइस इज द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग और रिसीविंग द एक्शन, तो उसको बोलते हैं वॉइस। वॉइस की डेफिनेशन दे दी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, तो डिप्थोंग्स को जो है इम्प्योर वॉवल्स के नाम से जाना जाता है। और मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी टोटल संख्या 8 होती है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 8 नहीं दिया जाए, 9 दिया जाए, तो आपको 9 पे टिक करना है। अगर 9 और 8 दिया जाए तो 8 पे टिक करना। एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने में लगा रहता है, क्वेश्चंस को चेंज करता रहता है। दूसरी चीज इसमें मैंने मेंशन करी है, प्योर वॉवल्स जो है इसकी संख्या होती है 12, इसको वोकोइड्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्योर वॉवल्स जो है ऑल्सो नोन एज वोकोइड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्योर वोवल्स की संख्या होती है 12, इम्प्योर वोवल्स की संख्या होती है 8, इसको ही बोलते हैं डिप्थोंग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, तो कौन सा मेथड जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। तो इमिटेशन मेथड भी आपके प्रोनाउंसिएशन को बढ़िया करता है, सब्सिडरी मेथड भी करता है, फोनेटिक मेथड भी करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ग्रामर इज द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न्स in which the word of a language are arranged in order to convey larger meanings. Who said this statement? तो मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ ए ग्रामर, जो ग्रामर की जो मीनिंग है वो सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न्स होते हैं, ऑफिशियल भाषा होती है, मतलब हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उसकी भाषा होती है। और ये अरेंज होता है एक ऑर्डर में, ताकि जो है लार्जर मीनिंग को, ये बड़ी मीनिंग को जो है आप तक पहुंचाया जा सके। ये किसने कहा था, तो ये कहा था डब्लू नेल्सन ने। अब ये डब्लू नेल्सन दे देगा, इसका पूरा नाम ये भी है, अगर ये दे देगा तो आप बोलोगे नेल्सन तो मैंने पढ़ा नहीं है। इनका पूरा नाम जो है W.N. फ्रांसिस है। यहाँ पर W मतलब W ही है, लेकिन यहाँ पे N का मतलब नेल्सन है, ये याद रखना। यहाँ पे N जो है वो नेल्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो एग्जामिनर अगर आपको W.N. फ्रांसिस दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, मैंने पढ़ा था W नेल्सन, लेकिन नेल्सन तो दिया ही नहीं, तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो W.N. फ्रांसिस पूरा नाम है, N से नेल्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ वर्ब, इसमें से कौन सा वर्ब का काइंड है, वर्ब का प्रकार है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये तीनों ही प्रकार हैं। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्योर वॉवेल्स, स्वर जो है उनको वोकोइड्स कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था वोकोइड्स आर आल्सो नोन एज प्योर वॉवेल्स, ठीक है। इम्प्योर वॉवेल्स को हम डिप्थोंग्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डिप्थोंग्स और इम्प्योर वॉवेल्स दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर। कॉन्सोनेंट की बात नहीं है, केवल कॉन्सोनेंट पूछे कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो वो 21 होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ में साउंड पूछ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो इस 21 व्यंजन से 24 ध्वनियां बनती हैं। कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनियां कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ठीक है, व्यंजन ध्वनियां 24 होती हैं, लेकिन व्यंजन केवल 21 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन में कुछ संबंध बताए उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। मतलब उनके आगे जोड़ा जाता है, तो प्री मतलब आगे और पोजीशन मतलब अगले पोजीशन पे। तो आगे वाली पोजीशन पे जोड़े जाए गए शब्दों को, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताने वाले को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश। प्रोडक्टिव स्किल अभी मैंने बताया, जो चीज़ हमें सामने वाला दे वो चीज़ होती है प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस करे मतलब वो निकले। तो राइटिंग करेंगे तो आप सामने पढ़ सकते हैं, यानी कि उसके द्वारा आपको दिया गया है, और स्पीक करें आपके उसके द्वारा बोला गया है तो भी आप सुन सकते हैं। जो चीज़ उसके द्वारा आप ग्रहण कर पाएँ वो प्रोडक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो है और जो आप चीज़ उससे रिसीव करेंगे वो आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है ये दोनों के दोनों प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रोडक्टिव स्किल के उदाहरण हैं। लिसनिंग और रीडिंग दोनों अलग अलग है। लिसनिंग जो है आपका क्या है, लिसनिंग जो है रिसीविंग है, और रीडिंग भी रिसीविंग है। ठीक है, रीडिंग करोगे तो आप ग्रहण कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो तो भी आप किसी की बात को ग्रहण कर रहे हो, रीड कर रहे हो तो वो भी ग्रहण कर रहे हो। तो ये रिसेप्टिव स्किल है, ये प्रोडक्टिव स्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। तो अभी भी अभी मैंने बात करी थी, इमिटेशन मेथड, सब्सिडरी मेथड और फोनेटिक मेथड, तीनों के तीनों जो है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। वोकल साउंड्स इंग्लिश में कितने हैं, तो 45 साउंड्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, टोटल 45 साउंड्स हैं इंग्लिश में, 45 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल। अभी अभी मैंने बात करी रिसेप्टिव स्किल हमारी कौन सी होती है, तो हमें बताना है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव मतलब जिसको हम रिसीव करते हैं, यानी कि हम सुनते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ ग्रहण करते हैं, उसी को रिसेप्टिव बोला जाता है। ठीक है, बाकी स्पीकिंग जो है, हम कुछ बोलते हैं तो दूसरा कोई ग्रहण करता है, हम लिखते हैं तो कोई दूसरा ग्रहण कर सकता है उसको, तो उसको बोलते हैं हमारा आउटपुट या प्रोडक्टिव स्किल। इसके तीन तीन नाम, चार चार नाम है। अभी देखो, लिसनिंग एंड रीडिंग जो है मैंने बताया ये रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि हम इसको ग्रहण करते हैं तो इसको रिसेप्टिव स्किल भी बोला जाता है। इसी को पैसिव स्किल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी का नाम पैसिव स्किल भी है, इसी का नाम इनपुट स्किल भी है, और इसी का नाम स्किल फॉर कंप्रहेंशन भी है। इसी तरह से स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल जो है इसको हम आउटपुट या प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं, इसी को एक्टिव स्किल के नाम से जाना जाता है, और इसी को बोलते हैं स्किल फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके चार नाम है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा सकता है, पूरा आपको निचोड़ बता दिया कि इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल ग्रामर। तो फॉर्मल ग्रामर जो है थ्योरेटिकल ग्रामर को कहते हैं, इसका दूसरा नाम सेकंड जनरेशन ग्रामर भी है। थ्योरेटिकल ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर का तीसरा नाम जो है वो सेकंड जनरेशन ग्रामर भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकंड लैंग्वेज। द्वितीय भाषा के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। रोल प्ले आर डैश सिचुएशंस ऑफ टू लर्न। रोल प्लेज आर डैश सिचुएशन टू लर्न। तो रोल प्लेज जो है कैसी सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है। आप रियल में जो है एक मंत्री बन करके रोल प्ले करते हैं, ठीक है, या पुलिस बनते हैं, आप रोल प्ले करते हैं एक। रीडिंग इज ए डैश स्किल। तो रीडिंग कैसा स्किल है, अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो रीडिंग, यहाँ पे आ जाओ ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे देखो रीडिंग क्या है। रीडिंग मैंने बोला था ये पैसिव स्किल भी होता है, तो यही आपसे पूछ लेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। रीडिंग कैसी होती है, पैसिव स्किल भी होती है। राइटिंग कैसी होती है, एक्टिव स्किल होती है। स्पीकिंग कैसी होती है, एक्टिव स्किल होती है। लिसनिंग कैसी होती है, पैसिव स्किल होती है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहीं पर घुमाएगा आपको। रीडिंग इज ए पैसिव स्किल। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स। तो जो है पैराग्राफ की एक खासियत खासियत क्या होती है या खास बात क्या होती है, कि वो यूनिटी में हो। ठीक है, यूनिटी में मतलब एक साथ संगठित हो, अच्छा पैराग्राफ। इसके बाद में ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। अगर वो दो लैंग्वेज बोलता है तो बाइलिंगुअल होगा, लेकिन दो लैंग्वेज से ज़्यादा बोलता है, मोर देन टू लैंग्वेजेस, तो उसको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इज कॉन्फाइंड टू।
लिंग्विस्टिक, तो ये किस चीज़ को आपका जो है कॉन्फाइन करता है? लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज कॉन्फाइन टू लिंग्विस्ट एबिलिटीज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। फाइंड आउट द फॉरेन लैंग्वेज आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी भाषा जो है आपकी फॉरेन लैंग्वेज कहलाती है? तो उसको इंग्लिश को बोलते हैं हम फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। इंग्लिश इज आवर डैश लैंग्वेज, तो इस इंग्लिश हमारी कैसी भाषा है? अभी भी मैंने बताया था, इंग्लिश जो है हमारी इंटरनेशनल भाषा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू नो ए न्यू लैंग्वेज इट इज़ अर्जेंट दैट द लर्नर्स नो इट सोशली, अभी मैंने ऊपर भी बताया था इसको, तो यहाँ पे सोशली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लिसनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रिपेयरटरी फॉर। अब लिसनिंग जो है मोस्ट इफेक्टिव कब होती है? तो अगर हम लिसनिंग जो है मोर जो इफेक्टिव रहेगी किसके लिए? स्पीकिंग के लिए। हम सुनेंगे तो बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है स्पीकिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ड मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग फैसिलिटेट्स, तो जो वर्ड मेथड है वो किस पे आपका जो है जोर देता है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वर्ड मेथड जो है वो आपका जोर देता है स्पीकिंग पे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज, तो सबसे छोटी इकाई एक भाषा की क्या होती है? तो हम बोलेंगे उसको बोलते हैं सिलेबल। ठीक है, तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होता है। सिलेबल जो है सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द स्ट्रेस ऑफ स्पीकिंग इज बॉर्न ऑफ, द स्ट्रेस ऑफ स्पीकिंग इज बॉर्न ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर लिसनिंग। ठीक है, बॉर्न ऑफ लिसनिंग। जब आपका जो स्पीकिंग है वो कैसे बढ़ता है? किसके किसके द्वारा जो स्पीकिंग जन्म लेती है? लिसनिंग के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सुनोगे तो बोलोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है राइटिंग कैन बी मेड ब्यूटीफुल बाय इम्पार्टिंग टू लेटर्स देयर, यानी कि हम राइटिंग को अच्छी तरह से मतलब खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से, किस वजह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यू टू शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे इंटेंसिव रीडिंग लेज स्ट्रेस ऑन मास्टरी ऑफ, यानी इंटेंसिव रीडिंग से किस पे महारत हासिल होती है? तो हमारी लैंग्वेज पे जो है महारत हासिल होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट फीचर्स ऑफ साइलेंट रीडिंग आर, तो जो मौन पठन है उसकी क्या खासियत बात है, क्या खासियत है? तो मौन पठन में जो है नो मूवमेंट, नो फिंगर मूवमेंट अंडर द सेंटेंसेस। ठीक है ना, इसमें जो है इसकी साइलेंट खास बात ये होती है कि हम कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं अपने फिंगर्स का। ठीक है ना, ना ही हम लिप्स का यूज़ करते हैं ना ही हेड का, सॉरी, नो मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड हेड। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नो मूवमेंट ऑफ, हम साइलेंट रीडिंग करेंगे तो हमने जीभ अपने होठों को नहीं हिलाएंगे, अपने सिर को नहीं हिलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा है? साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर ऑफ साइलेंट रीडिंग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रीडिंग स्किल्स आर, तो रीडिंग स्किल्स आर क्या होती हैं? तो रीडिंग स्किल जो है स्कीमिंग भी होती है, स्कैनिंग भी होती है, स्पीड रीडिंग भी होती है, तो ऑल जो है सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज, तो सबसे इफेक्टिव कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम लर्निंग लैंग्वेज को, भाषा को सीख सकते हैं इनमें से? तो सबसे इफेक्टिव कौन सी चीज़ है ये आपको बतानी है। तो वो है लिसनिंग, अगर हम सुनेंगे तो हम भाषा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इंटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इंटेंसिव रीडिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं डिटेल स्टडी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटेल स्टडी, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू, तो स्कैनिंग का ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जो है कहाँ पर जो आपको देखने में मिलेगा स्कैनिंग का? तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी और प्रोफेसर्स में भी। ऑल द अबव सही है, इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू, जो रीडिंग सिखाने का, पढ़ाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है?
तो मुख्य उद्देश्य होता है टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग सिखाने का मेन उद्देश्य होता है कि भाई जो पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंडिंग करो, मतलब समझो। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद। इंटेंसिव रीडिंग में जो है प्रेजेंटेशन जो है कैसे स्टार्ट होता है, मॉडल रीडिंग बाय टीचर से। इंटेंसिव रीडिंग जब होती है तो उसमें अध्यापक जो है खुद पढ़ना शुरू करेगा, पहले पढ़ के बताएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट बाई। पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो किसके द्वारा होते हैं, तो पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो रेडियो के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पब्लिक अनाउंसमेंट रेडियो के द्वारा होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज। यानी कि हम जो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं, यानी उसमें मंदता आती है, धीमापन आता है, उसका क्या रीज़न है, उसके क्या मतलब कारण है। तो देखो, हम रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो देसी भाषा है वो ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिट्रैक्टिव इनहिबिटेशन होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। अभी अभी हमने ये एमसीक्यू किया था, दिस स्टेटमेंट गिवन बाई। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा FG फ्रेंच ने दिया था। ठीक है, याद होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था इसको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डैश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब इसी सेंटेंस को देखिए, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड हु सेड। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है ये आपको बताना है। तो इसको देने वाले कौन है ये आपको बताना है। तो इसको कहने वाले जो हैं उनका नाम क्या है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट कहा हुआ है, बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु से इफ ए स्पीकर टॉल्स freely and fluently in his own language, he can soon learn to speak well and easily in other language। यहाँ पे टॉल्स नहीं है, टॉक्स है, TALKS। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। Who say if a speaker talks freely and fluently in his own language, he can soon learn to speak well and easily in other language। तो जो है, अगर कोई स्पीकर है जो बोलना वक्ता है जो बोल रहा है, वो फ्रीली और फ्लुएंटली जो है वो अपनी भाषा बोलता है, तो वो जल्दी ही जो है लर्न कर लेता है स्पीकिंग को। ठीक है, किसी दूसरे लैंग्वेज की स्पीकिंग को जो है जल्दी ही लर्न कर लेता है। ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो स्टेटमेंट जो है P गुर्री की दी हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हु से मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि मदर टंग जो है सबकी जो है बेसिस होती है, आधार होती है। तो इसका स्टेटमेंट को देने वाले हैं जिनका नाम है रायबर्न। तो रायबर्न जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हु प्रोपोगेटेड डिंग डोंग थ्योरी। तो डिंग डोंग थ्योरी किसने दी थी, तो डिंग डोंग थ्योरी देने वाले का नाम है मैक्स मूलर, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। If pupils were given a through grounding in the grammar of their mother tongue, it would make things much easier for the English teacher who gave the definition। ये definition किसने दी है, तो ये definition दी है रायबर्न ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, who tell, यहाँ पे ये टेल है, who tell इट इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ रिच इन लिटरेचर। यह भाषा ही है जो साहित्य में धनी है या साहित्य की धनी है। ये किसने कहा है या किसकी स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है मैक्स मूलर ने दी है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, ये मैक्स मूलर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, ये है मैक्स मूलर। mention the writer of the following book out of the alternatives given।
अब यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इसका राइटर कौन है। बुक का नाम है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज जो बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो है मेनन एंड पटेल, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मीन्स, ब्यूटीफुल मीन्स मतलब सुंदर मतलब क्या होता है? तो सुंदर का मतलब होता है प्रिटी, सो प्रिटी यू आर, तो यहाँ पे प्रिटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का जो प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत किसने दिया है? कंक्रीटनेस का सिद्धांत किसने दिया है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका कि इसका सिद्धांत दिया है आर एन सफाया ने, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ, लैंग्वेज किसका सोर्स है? तो कम्युनिकेशन का सोर्स है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, करेज बिकम्स, तो करेज जो है क्या हो जाएगा इन सभी में से? आपको बताना है करेज क्या हो जाएगा इन सभी में से। करेज बिकम्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेज बिकम्स करेजियस, तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, करेजियस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो आप पूरी सार्वभौमिक पूरे संसार की विज्ञान की भाषा जो है क्या है? वो इंग्लिश है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है लैंग्वेज इज डैश, तो लैंग्वेज क्या है? गेस्चर है, फीलिंग है, साउंड है या स्पीच है? ये आपको बताना है। तो लैंग्वेज जो है ये एक स्पीच है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज क्या है? एक स्पीच है। ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग ईजिली बाई वे ऑफ, तो एक जो बच्चा है अपनी मातृभाषा जो है किस तरह से जो है आसानी से सीख सकता है, इजी तरीके से सीख सकता है? ये जो है किसने कहा है? तो पी गुर्री ने कहा है। ये चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजीली बाई वे ऑफ पी गुर्री, यहाँ सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बोला गया है, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स, लैंग्वेज is the vehicle of our thoughts and feeling and of our stories, whether true or not, and grammar is the machinery by which that vehicle is set in motion, यानी कि भाषा जो है हमारे विचारों और भावनाओं की जो है क्या है? गाड़ी है, चाहे ये सत्य है या सत्य ना हो, और ग्रामर जो है वह हमारी मशीन है जो उस गाड़ी को चलाती है। हु गेव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है किसने दी है ये आपको बताना है। तो ये परिभाषा दी है मेनन एंड पटेल ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ट्रांसलेशन इज ऑफ डैश टाइप, ट्रांसलेशन इज ऑफ डैश टाइप, यानी ट्रांसलेशन के कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछा है। तो ट्रांसलेशन के जो है आपके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है फिर करेक्ट होता है आपका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर, यानी कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। तो हम बोलेंगे ग्रामर के जो है 4 प्रकार होते, सॉरी, ग्रामर के जो है आपके कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर, तो ग्रामर के जो है आपके 5 प्रकार होते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा है, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई, तो आप सभी को पता है ये FG फ्रेंच ने दिया है, तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इज, इसका रीज़न क्या है भाई? हम जो है मंदता लाते हैं स्पीकिंग में, तो इसकी मंदता लाने मतलब मंदता होने की वजह से किस वजह से होती है? तो रीजनल इन्फ्लुएंस होता है, रिटार्डेशन इनहिबिटेशन होता है, रिट्रैक्टिव इनहिबिटेशन होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव सही है इसका आंसर। विच इज़ द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इनोटेशन, फॉलिंग इनोटेशन राइजिंग भी होता है, फॉलिंग भी होता है, तो यहाँ पे विच इज़ द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इनोटेशन,
तो यहाँ पे फॉलिंग इनोटेशन, जिसमें कहते कहते जो है धीमा हो जा रहा है, ये कौन सा वर्ड इसमें से शो कर रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फॉलिंग इनोटेशन है, ये ऑप्शन जो है आपका फॉलिंग इनोटेशन का एग्जाम्पल है। ब्रिंग मी सम बुक सून, ये थोड़ा सा ऑर्डरेबल है। टेक दिस बुक है, तो ऑल ऑफ द अबव ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, हम जो है यहाँ पे फॉलिंग इनोटेशन का यूज कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गिरते हुए स्वर में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज। तो अभी अभी हमने बात की थी इसका, ये ऊपर ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, द साउंड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो जो इंग्लिश है इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो कितने भागों में डिवाइड की जा सकती हैं या डिवाइडेड हैं। तो ये 2 भागों में डिवाइडेड हैं, ठीक है ना। साउंड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टोटल नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज। इसमें पूछा है विच टोटल नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश इज। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा जो है टोटल नंबर दर्शाता है साउंड्स को, ध्वनियों को इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर टोटल कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 45 होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 45 वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम 44 लेके चलेंगे, ठीक है। टोटल ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 45 होती हैं, अगर 45 नहीं हो तो 44, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो इसमें से कौन सा जो है जिससे हम बोलते नहीं हैं, जिस चीज़ को हम बोलने में यूज़ नहीं करते हैं, हमारी जीभ बोलने में यूज़ होती है, हमारी लिप्स बोलने में यूज़ होती है, हमारी वोकल कॉर्ड जो गर्दन के अंदर जो सांस की नली है वो बोलने में यूज़ होती है, ठीक है। लेग जो है, पैर हमारे बोलने में कहीं भी यूज़ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग। तो यहाँ पूछा गया है कि साइलेंट रीडिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। तो साइलेंट रीडिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सीन। रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सीन, हु गेव दिस डेफिनेशन। तो इसको किसने दिया था, वेस्ट का डेफिनेशन है ये। वेस्ट ने जो है ये डेफिनेशन दिया था कि रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सीन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु वाज द कोलगनेटर ऑफ टाटा थ्योरी। तो जो है टाटा थ्योरी के जन्मदाता या जो है विकसित करने वाले कौन व्यक्ति थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके थे टी.एच. ग्रीन, ठीक है, नहीं, लुइस एच ग्रे थे। लुइस एच ग्रे थे जो टाटा थ्योरी दी, ठीक है ना, लुइस लुइस एच ग्रे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स आर ए कॉज ऑफ। जो डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक होते हैं, जो मतलब सही तरीके से लिखे नहीं है, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारे किस चीज़ को प्रभावित करते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो वो प्रभावित करेंगे, हमारी रिटार्डेशन इन रीडिंग हो जाएगी, मतलब हम उसको ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमारे पढ़ने की क्षमता में मंदता आ जाएगी, रिटार्डेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मंद गति से हम पढ़ने देंगे, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा कि वो बुक में सही नहीं छपा है, ठीक है ना। तो ये है आपका डिफेक्टिव बुक का जो है एक कॉज है कि रिटार्डेशन इन रीडिंग हो जाती है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, द लिंक विच कनेक्ट्स द वर्ड मेथड एंड सेंटेंस मेथड इज। तो जो है वर्ड मेथड और सेंटेंस को कनेक्ट करने वाली लिंक जो है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं फ्रेज मेथड, ठीक है। फ्रेज मेथड की डेफिनेशन भी आप इस तरह से लिख सकते हो, द लिंक विच कनेक्ट्स फ्रेज मेथड इज द लिंक विच कनेक्ट्स वर्ड मेथड एंड सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, फ्रेज मेथड की डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, फोनिक मेथड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग। फोनिक मेथड किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, तो फोनिक मेथड जो है ये हेल्प करता है प्रोवाइडिंग ए गुड एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ साउंड। फोनिक मतलब है ध्वनि से संबंधित, तो ये साउंड भी ध्वनि है, तो ध्वनि से संबंधित, ठीक है ना, जो हमारी एक गुड और प्रॉपर नॉलेज विकसित करता है ध्वनि के संबंधित। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू।
तो हम जो रीडिंग सिखाते हैं उसका मेन एम क्या है ये आपको बताना है। तो उसका मेन एम होता है टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, अभी अभी हमने बात की थी, है समझदारी के साथ पठन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद, जो इंटेंसिव रीडिंग है उसमें प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट होता है, मॉडल रीडिंग बाय टीचर के द्वारा, मतलब टीचर जो है मॉडल रीडिंग करके दिखाता है इंटेंसिव रीडिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए रिसेंटिफिक स्टडी, structural approach is a scientific study of the fundamental structures of the English language, their analysis and logical arrangement. Who gave this definition? ये definition किसने दी है? तो ये definition दी है आपके ब्री विंगटन ने ये definition दी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स इज गिवन, एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग यानी इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता, जरूरत, ठीक है, जरूरत नामक पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसके रचयिता हैं R.K. जैन, ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ काइंड्स इन विच स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड, तो स्क्रिप्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये आपसे पूछा गया है। स्क्रिप्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो स्क्रिप्ट को जो है आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्क्रिप्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द एडवांटेज ऑफ किंडर गार्डन मेथड इज दैट, यानी किंडर गार्डन मेथड जो है इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है ये हमें बताना है। तो इसका एडवांटेज है इट इज़ बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड, यानी किंडर गार्डन किस लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ये सीखते हैं खेलने के दौरान, तो ये प्ले बेस्ड मेथड है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग इज, यानी कि आपकी गंदी लिखावट है उसका क्या रीज़न हो सकता है इनमें से, वो आपको बताना है। तो हंगर ऑफ राइटिंग यानी लिखने की भूख, लो कॉस्ट पेन, प्रेजेंस ऑफ टेलीविज़न, बैड सिटिंग पोस्चर, अगर आप गलत तरीके से बैठे हो तो आपका जो हैंड राइटिंग खराब हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, राइटिंग हैज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू इन स्कूल, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, लिखना जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्कूल में बहुत मूल्य रखता है। हु हैड स्टेटेड दैट, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो स्टेटमेंट दी है SSN गार्डर ने, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड, चौक, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा केम अंडर द प्रोसीजर ऑफ, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती हैं, तो ये सारे के सारे जो है राइटिंग मटेरियल्स में आती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। आपके सामने जो है प्लेलिस्ट आ चुकी है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनकी आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आप एक जो है वीडियो इनको ज़रूर देखिएगा, वीडियो ख़त्म होने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ये वीडियो जो है आपके बहुत काम की है, ठीक है ना। इसमें बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कराया गया है, कैसे आपको लिखना है, इसमें हिंदी में भी समझाया गया है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश के साथ में हिंदी लिख दिया है हमने ताकि आपको समझ में आ पाए। तो आप जब प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का ये वीडियो खोलोगे तो आपको ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इसी के नीचे हिंदी भी लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के हिंदी में अनुवाद करके पढ़ सको। आपको अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, अनुवाद ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जब आपके बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो MCQ पूछे जाएंगे वो अभी हमने पढ़ लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को बार बार ढंग से पढ़ लेना, मैंने पूरी तरह से आपको समझाया है। और इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा कि बड़े क्वेश्चंस को कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।